नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश भर में कोरोना के मरीज बढ़कर 15,712 हो गए हैं, जबकि कोरोना की वजह से मौत की संख्या बढ़कर 507 हो गई है। देश भर में 24 घंटों में कोरोना के 1,334 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटों में 27 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि अब तक 2,231 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। तो कोरोना में के कुल मरीजों की संख्या जो है अब वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल अगर हम पिछले 24 घंटों को देखें तो 24 घंटों में नए जो मामले आए हैं वो 1300 को पार कर गए हैं, जबकि 24 घंटों में 27 लोगों की मौत भी हुई है। राहत की बात यहाँ ये है कि कुछ लोग ठीक भी हुए हैं और उनका आंकड़ा 2,231 है, जो मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन उनको फिलहाल ये बोला गया है कि वो खुद को क्वारंटीन रखें, क्योंकि अगर सिम्टम्स वापस से आते हैं तो उनको भी चेक किया जाएगा। तो देश भर में कोरोना के मरीज का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 15,000 को पार कर चुका है। यह आंकड़ा 15,712 हो गया है, जबकि कोरोना की वजह से मौत की संख्या बढ़कर 507 हो गई है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 1300 नए मामले आए हैं सामने, जबकि 24 घंटों में 27 लोगों की मौत हुई है। यानी अगर इसको देखें इस तरीके से, पिछले कई दिनों से जो आंकड़े हैं वो 900 के करीब 900 से 1,000 के बीच में आ रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है वो बड़ा है, जो चिंता का विषय भी है, क्योंकि 1,300 के करीब ये मरीज आए हैं नए। कोरोना पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के आगरा में पिछले 24 घंटों में 45 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है वो कोरोना के मरीजों के संपर्क में आए थे। इसके साथ ही आगरा में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 241 हो गई है। मध्य प्रदेश के बालोद में लॉकडाउन को तोड़कर बाहर निकलने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई और इस रैली को नगर पालिका के कर्मचारियों ने निकाला और इससे यम रैली का नाम दिया। एम्बुलेंस लेकर निकले इन कर्मचारियों ने लोगों को समझाया कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। कोरोना वायरस बनकर घूम रहे इन कर्मचारियों ने लॉकडाउन के दौरान बाहर घूम रहे लोगों को पकड़ा और उन्हें घर पर रहने की हिदायत दी। आँख कान मुंह को बार बार न छुए, बिना मास्क घर से बाहर न निकले, बार बार हाथ को साबुन से धोते रहे। कहाँ जा रहे हो? पालिका के कर्मचारी, यहाँ के सब इंजीनियर और पालिका के अन्य कर्मचारी द्वारा लोगों के ये जागरूक किया गया कि लोग घर से बाहर ना निकले। नहीं तो जो स्वर्ग रथ की गाड़ी भी आज निकली थी, एम्बुलेंस की, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस भी निकली थी, उसके माध्यम से जो कोरोना बने हुए राक्षस थे हमारे सब इंजीनियरगण, उन्होंने लोगों को ये जागरूक किया है कि आप बाहर ना निकलें, नहीं तो आप लोगों को एम्बुलेंस या स्वर्ग रथ की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं। सीएम योगी की ये समीक्षा बैठक दरअसल चल रही है इन हालात में, जब उत्तर प्रदेश में संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में किस तरीके से हॉटस्पॉट इलाका जो है उनको निगरानी में रखना है, कौन से इलाके हॉटस्पॉट बनाए जाने हैं और क्या एहतियाती कदम उठाने, इन सब को लेकर यहां समीक्षा बैठक हो रही है। यूपी के हरदोई में गरीबों और जरूरतमंद की मदद के लिए 2 युवक आगे आए और ये दोनों पहले सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंदों की तलाश करते हैं और फिर उन्हें घर जाकर राशन और खाना का सामान जो है वो मुफ्त में बांटते हैं। इनका दावा है कि रोजाना करीब 600 खाने के पैकेट बांटते हैं और करीब 25 परिवारों को राशन देते हैं। दोनों की इस पहल को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
बढ़िया। राजस्थान में कोरोना के 44 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद वहां पर मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है और अब ये मामला 1395 हो गई है। राजस्थान में कोरोना से 22 लोगों की मौत हो गई है। तो अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो राजस्थान में कोरोना के 44 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद वहां पर मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1300 को पार कर गई है। राजस्थान में कोरोना से 22 लोगों की मौत भी हुई है। एहतियाती सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में कहीं कोई सुधार दिख नहीं रहा है। अब राजस्थान में कोरोना के 44 नए मरीज आए हैं, जिसके बाद यहां पर संख्या भी मरीजों की टोटल बढ़ गई है, 1300 के आंकड़े को पार कर चुकी है। राजस्थान में कोरोना से 22 लोगों की मौत भी हुई है। तो राजस्थान में कोरोना के 44 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि वो कितने लोगों के संपर्क में आए, अब बहुत जल्दी लोगों के टेस्ट भी होने जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही कोरोना को रोका जा सकता है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो जरूर चिंता बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच कोरोना पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती 1.5 महीने के कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये कोरोना से सबसे छोटे बच्चे की मौत का पहला मामला है। एक दिन पहले बच्चे में कोरोना की पुष्टि होने के बाद उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। बच्चे के पिता में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बेहद दुखद है प्रियंका, ये माँ और उनके जो पिता हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। कैसे हुआ था बच्चे को कोरोना? जी, अभी अर्पिता ये डिटेल तो सामने नहीं आई है कि किस तरीके से वो संक्रमण उन तक पहुंचा है, लेकिन ये तय है कि जो पिता है और जो बच्चा था, ये दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। इसके अलावा लेडी हार्डिंग अस्पताल में 8 डॉक्टर नर्सेज जो स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा एक और जो 10 महीने का बच्चा है और उनके पिता है वो भी कोरोना पॉजिटिव आते ही अभी 10 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हो गए हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। और ये 1.5 महीने का बच्चा जो बताया जा रहा है, 45 दिन का, देश का शायद सबसे छोटा मरीज है जो कोरोना पॉजिटिव से चलते जिसकी मौत हुई है। जी अर्पिता भी गहरा कर दिया है। दिल्ली में लगातार 42,000 रैपिड किट मिल चुकी है। रैपिड टेस्ट का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। राज्य वापस भेजने की अपील की है। बिहार के नवाब जगह जगह सैनिटाइज का किया जा रहा है और नगर परिषद के कर्मचारियों ने सैनिटाइजेशन के लिए पानी के टैंकर और ऑटो का इस्तेमाल के लिए एनडीआरएफ की टीम ने सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। नगर के सभी 33 वार्ड में सैनिटाइज। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हम लोग पूरे शहर में अभियान चला रहे हैं, तो पूरे शहर में कराएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर सर्वे करने का अभियान चलाया, जिसके लिए काम में जुटे कर्मचारियों के लिए सरकार और प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। सर्वे में जुटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों के घर तक जा रही हैं, जिन्हें ना ही मास्क दिया गया और ना ही दस्ताने दिए गए। ऐसे में सर्वे कर रहे कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम में जुटे हैं। सर, जो इसमें लिखा है तो हमारे पास है ये नहीं है कुछ, तो हम लोग कैसे उसको कुछ भी नहीं कर सकते। जेल में तैनात कई और पुलिस वालों ने भी उनका साथ दिया और लोगों से लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहने की अपील की। तबलीगी जमात के बाद अब रोहिंग्या समुदाय कोरोना से लड़ाई में देश के लिए खतरा बन सकता है। माना जा रहा है कि रोहिंग्या समुदाय के भी कई लोग तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे, जिसके बाद बहुत से लोग अपने कैंप में वापस नहीं लौटे, यानी कि गायब है। गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात के बाद अब रोहिंग्या समुदाय कोरोना बम साबित हो सकता है। पूरे देश ने देखा कि कैसे तबलीग की एकजुट ने पूरे देश को एक बड़े खतरे में डाल दिया। अब इस लिस्ट में रोहिंग्या समुदाय का नाम भी जुड़ सकता है, जिसके तार जुड़ते हैं तबलीगी जमात से।
रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीग के कई आयोजनों में हिस्सा लिया था। वो हरियाणा में मेवात के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। इसके बाद इन लोगों को अपने अगले शिविरों में जाना था, जो तेलंगाना, जम्मू, पंजाब और दिल्ली में लगे थे। लेकिन रोहिंग्या समुदाय के कई लोग इन शिविरों में नहीं पहुंचे। आशंका ये जताई जा रही है कि जो गायब हैं वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो लोग गायब क्यों हुए और गायब होने के बाद आखिरकार रोहिंग्या समुदाय के लोग गए कहां। ऐसे में जमात की एक भूल जो कोरोना वायरस खतरे को लेकर इतनी भारी पड़ गई थी, अब रोहिंग्या प्रकरण ने एक बार फिर बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए कई लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला था। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके साथ आयोजनों में शामिल हुए रोहिंग्या समुदाय के लोगों को भी संक्रमण जरूर हुआ होगा। ऐसे में कुछ लोगों का गायब होना एक बड़ा खतरा है। ये तो एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है। इस देश को इससे निपटना पड़ेगा। हमारे देश में करीब 40,000 रोहिंग्याज अभी भी रिफ्यूजीज हैं और डिफरेंट कैंप्स में हैं, हैदराबाद, पंजाब, जम्मू, दिल्ली। तो आप समझ सकते हैं कि इनका अब ट्रैकिंग, डिटेक्शन कितना महत्वपूर्ण हो गया है। मरकज में जम्मू शिविर में केवल 8 रोहिंग्या समुदाय के लोग लौटे थे। सभी में संक्रमण पाया गया था। प्रशासन ने उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया था। अब इसी बात का अंदाजा लगा लीजिए कि देश पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रोहिंग्या समुदाय के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को लेकर गृह मंत्रालय इतना गंभीर है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है और उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये वही लोग थे जो मरकज गए थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे हैं अपने कैंप में। गृह मंत्रालय ने अपने इस पत्र में लिखा है कि ऐसी सूचना है कि रोहिंग्या समुदाय के कई लोग तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है, इसलिए अपने क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की कोविड-19 जांच कराएं। देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 40,000 रोहिंग्या समुदाय के लोग रहते हैं। कुछ शिविरों में लौटे थे और कुछ नहीं। जो गायब हो गए वो जरूरी नहीं है कि घर पर मिले। यानी तबलीग के बाद रोहिंग्या समुदाय देश के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। पुलिस हमारी और हेल्थ वर्कर्स पहले ही स्ट्रेस्ड हैं इस काम में, और यदि रोहिंग्या का भी केस इस तरीके से आगे बढ़ता है तो हमारे पुलिस फोर्सेस को और हेल्थ वर्कर्स को काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। अमित शाह की अगुवाई में गृह मंत्रालय और राज्यों की पुलिस काम में जुट गई है। आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बस चिंता इसी बात की है कि तबलीग के बाद रोहिंग्या समुदाय देश के लिए कोरोना बम ना साबित हो जाए। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना फैलने की कोशिश करने की खबर सामने आई है, जिसमें जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में एक आदमी एक घर के दरवाजे पर थूक लगाता नजर आया। उसने घर के गेट और वहां लगी घंटी की बटन जैसी चीजों पर भी थूक लगाई। दावा किया गया कि घर के लोगों की नजर पड़ते ही वो भाग निकला। शिकायत करने पर घर के बाहरी हिस्से को सैनिटाइज कर दिया गया, लेकिन परिवार के लोगों का आरोप है कि कोरोना फैलाने की कोशिश करने वाले के खिलाफ पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। परिवार दहशत में है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्विटर के जरिए मदद मांगी है। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शादी हुई और इस शादी में दूल्हा दुल्हन समेत महज 10 लोग शामिल हुए और हर किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा और मास्क भी लगाए थे। ये शादी प्रशासन से इजाजत मांगकर की गई थी। तो ये शादी, हालांकि इसकी इजाजत पहले प्रशासन से मांगी गई, 10 लोग इसमें शामिल हुए और यहाँ पर मास्क लगाए लोग नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पूरा पालन किया गया।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए शहर में कई जगह सैनिटाइजेशन किया गया और इस दौरान सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां, सड़कों पर पार्क समेत उन जगहों को भी सैनिटाइज किया गया जहां लोगों का ज्यादा आना जाना होता है। तो अगरतला में जहां पर भी लोग ज्यादा आते हैं, चाहे वो पार्क हो, गाड़ियां हो, जिसको लेकर लोग अगर घर से निकलना है तो उसका उपयोग करते हैं, तो ऐसे में उन तमाम जगहों को सैनिटाइज किया गया जो लोगों के इस्तेमाल में आती हैं और पूरे इलाके में सैनिटाइज करके संक्रमण से बचने की तैयारी वहां पर हो रही है। कोरोना से बचने के लिए लोगों पर केमिकल छिड़काव पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केमिकल का छिड़काव शारीरिक या मानसिक तौर पर हानिकारक है। इससे आंखों और शरीर में खुजली समेत कई और दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक बार जिसे कोरोना हो चुका है उस पर बाहरी दवाइयों का छिड़काव कोई असर नहीं करता। ईडी के सूत्रों के मुताबिक तबलीगी जमात से मिले दस्तावेजों से कई अहम जानकारी मिली है। ईडी ने दिल्ली पुलिस को इसे लेकर एक ईमेल किया और तबलीगी जमात से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। दिल्ली पुलिस को छापे के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे लेन देन की बात सामने आती है। इसी बीच कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर के जूनी इलाके में एक एसएचओ की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। कोरोना की पुष्टि होने के बाद उन्हें इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पिछले 10 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। ये राज्य में कोरोना की वजह से किसी पुलिस अधिकारी की मौत का पहला मामला है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद के साथ ही उनकी पत्नी को एसआई पद पर नियुक्त किए जाने की भी घोषणा की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे लॉकडाउन पार्ट 2 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बताया जा रहा है कि कोरोना के हालात को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन से राहत मिलने के कमी आसार हैं, जिनको लेकर एक दिन पहले केजरीवाल कैबिनेट ने अहम बैठक भी बुलाई थी। पीएम मोदी ने कोरोना के मामले की समीक्षा के बाद शर्तों के साथ 20 अप्रैल से लॉकडाउन पार्ट 2 में कुछ ढील दिए जाने की बात कही थी। तो अब 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें अब देखना होगा कि किस तरीके के दिशा निर्देश आगे दिए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखकर आसार कम ही लग रहे हैं कि बहुत ज्यादा छूट लोगों को मिल सकती है। लेकिन किस तरीके की छूट सरकार सोच रही है, दिल्ली सरकार के मन में क्या है, वो दरअसल क्लियर होगा 12 बजे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस टीम की गांव के लोगों से तीखी झड़प हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि मंदसौर के बसाई गांव में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों को घर में रहने के लिए समझाया तो कुछ महिलाएं डंडे लेकर पुलिस टीम से ही भिड़ गई। इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और फिर बल प्रयोग कर लोगों को हटाया गया। तो ये महिलाएं जिन्हें वहां समझाया जा रहा था कि लॉकडाउन का पालन करें, काफी वक्त से ये लोग वहां लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया गया, लेकिन लोग पुलिस से ही भिड़ते नजर आए। ये महिला जो आपको नजर आ रही हैं वो डंडे लेकर वहां पहुंच गई और पुलिस के साथ तीखी बहस यहां पर होती रही। काफी देर तक इसी तरीके की स्थिति बनी रही। कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए भी पहुंचे, एक दूसरे को समझाते हुए भी नजर आए। उसके बाद बल का प्रयोग करके वहां पर लोगों को हल्का बल इस्तेमाल करके हटाया गया। ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। जोधपुर में लॉकडाउन के बीच मुश्किल हालात से जूझ रहे गांव वालों की मदद के लिए सीआरपीएफ के जवान सामने आए। जोधपुर के गांव में सीआरपीएफ की तरफ से राशन बांटने का काम शुरू किया गया। खास बात यह है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। इसके अलावा सीआरपीएफ के डॉक्टरों की तरफ से गांव वालों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है ताकि कोरोना के संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा सके। आज इस गांव में जो सामग्री वितरण की जा रही है ताकि जो ये महामारी फैली है तो उसको हंसते हंसते फाइट किया जाए। गो कोरोना गो, सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। बिहार के मोतिहारी में आरएसएस के कार्यकर्ता भी लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता जरूरतमंदों तक खाने का सामान और राशन पहुंचा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर आरएसएस की तरफ से पहले इलाके का सर्वे किया गया और फिर जिन लोगों को जरूरत है उन तक चावल, गेहूं और दूसरे जो जरूरी सामान है वो पहुंचाए जा रहे हैं।
यूपी के ग्रामीण इलाकों में भी लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। शनिवार को नाव के नवाबगंज में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान न सिर्फ गलियों को बल्कि घरों को भी सैनिटाइज किया गया। गांव में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें पुलिस के साथ पहुंची थी और घर घर जाकर उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया। जहां देश पर छाया है कोरोना का भयानक संकट, वहीं कुछ लोग हमारी मदद के लिए दिखा रहे हैं असाधारण साहस। जुड़िए हमसे जब हम देश के सबसे होनहार कलाकारों के साथ करेंगे इन नायकों को सलाम। कोरोना हीरोज को घंटों में कोरोना के 228 मरीज सामने आए हैं। इनमें अहमदाबाद में ही 140 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1604 हो गई है। और यही नहीं, पिछले 12 घंटों में कोरोना के 5 मरीजों की मौत भी हुई है। गुजरात में अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, जो चिंता भी बढ़ा रहे हैं। अगर सिर्फ अहमदाबाद की ही बात करें तो यहाँ पर 140 नए मरीज सामने आए हैं और 12 घंटों में, पिछले 12 घंटों में कोरोना के 228 मरीज कुल गुजरात में सामने आए हैं और केवल अहमदाबाद में ही 140 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है, 1600 के पार पहुंच गई है। यही नहीं, पिछले 12 घंटों में कोरोना की वजह से 5 लोगों की जान भी गई है। गुजरात में अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। जनक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, ये बहुत चिंता का विषय होता जा रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद की ही बात करें तो 140 नए मामले सामने आए हैं पिछले 12 घंटे में। बिल्कुल अर्पिता, अगर 24 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो 332 जितने मामले केवल गुजरात से सामने आए हैं और ये अपने आप में चौंकाने वाला मामला है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर जयंती रवि हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस तरीके से टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई है उसके चलते ये आंकड़े सामने आए, लेकिन लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर पूरे गुजरात की बात करें तो 1604 जितने पॉजिटिव मामले सामने आए हुए, उसमें से 1000 जितने अहमदाबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, जो वॉल सिटी इलाका जहाँ पर कर्फ्यू है। कर्फ्यू होने के बावजूद आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। यानी जो लॉकडाउन या कर्फ्यू है वो सख्ती से उसकी अमलवारी नहीं हो रही। लोग अभी भी एक दूसरे के संपर्क में कहीं ना कहीं आ रहे हैं और उसके चलते ही आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 332 जितने मामले अगर 24 घंटे में सामने आते हैं तो ये भी अपने आप में चौंकाने वाला मामला है। हालांकि प्रशासनिक रूप से कहा जा रहा है कि जो उन्होंने चेजिंग द वायरस नाम से जो मुहिम छेड़ी है उसमें मैक्सिमम टेस्टिंग की जा रही है और उसके चलते ही आंकड़ा बढ़ रहा है। बावजूद आंकड़े की संख्या को देखते हुए चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। जी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे प्रदेशों से लौटे 5 लाख मजदूरों को ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने की संभावनाएं तलाशेगी। ये फैसला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कल से कुछ उद्योगों को मिलने वाली सशर्त छूट के संबंध में निर्देश दिए हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की संभावनाओं की तलाश करने के लिए मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए छूट देने की बात पर जोर दिया। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, ये महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक थी और क्या-क्या खास बातें कही गई इस समीक्षा बैठक में? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, मुख्यमंत्री की टीम 11 के साथ बैठक अभी चल रही है और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो उत्तर प्रदेश में देश या देश के बाहर से जो लोग आए हुए लगभग 5 लाख प्रवासी मजदूरों की उन्होंने बात की और कहा कि कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो यह कमेटी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी और उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट बनाकर इसकी सिफारिश सरकार को देगी, जिससे मजदूरों को व्यक्तिगत स्वावलंबन तक पहुंचाया जा सके। साथ ही ये भी कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से जो जिले में बच्चे हैं, किशोरी कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, उनको बाल विकास पुष्टावार की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाती है। टीम 11 की बड़ी बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अभी भी ये बैठक जारी है और शाम को 5 बजे इन्हीं सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जिसमें प्रदेश भर के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और डीजीपी, प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव के साथ साथ एसीएस होम जुड़ेंगे और इस बैठक में इस बात की समीक्षा की जाएगी कल से जो छूट दी जा रही है उत्तर प्रदेश में उसकी क्या तैयारी और किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अर्पिता, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर बाद लॉकडाउन पार्ट 2 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताया जा रहा है कि कोरोना के हालात को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन से राहत मिलने के कम ही आसार है, जिसको लेकर एक दिन पहले केजरीवाल कैबिनेट के एक अहम बैठक भी हुई। पीएम मोदी ने कोरोना के मामले की समीक्षा के बाद शर्तों के साथ 20 अप्रैल से लॉकडाउन पार्ट 2 में कुछ ढील दिए जाने की बात कही थी।
तो अब से थोड़ी ही देर में, क्योंकि 12 बजे का वक्त था, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। संभावनाएं देखनी होंगी कि आखिरकार किस तरीके की कदम दिल्ली सरकार उठाती है, क्योंकि कल से ही कुछ छूट देने की बात हुई है। तो दिल्ली में कितनी छूट मिल सकती है, किन किन को छूट मिल सकती है, ये साफ होगा 12 बजे के बाद। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की तलाश तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ऐसे 369 रोहिंग्या शरणार्थियों की लिस्ट है जो कि यूपी के 8 जिलों में हो सकते हैं और उनकी तलाश तेज कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से ये चेताया गया था, ये कहा गया था सभी राज्यों को कि वो अपने यहाँ पर रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जांच करें, उनकी तलाश तेज करें। और इस सबके बीच बड़ी खबर ये कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जहां पर रोहिंग्या शरणार्थी हो सकते हैं। आपको बता दें, रोहिंग्या शरणार्थियों से भी संक्रमण का खतरा, इस बात के निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को दिए गए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और आपको यह भी बता दें कि दरअसल ये रोहिंग्या शरणार्थी दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसके बाद इनसे भी संक्रमण का खतरा है। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ऐसे 369 रोहिंग्या शरणार्थियों की लिस्ट है जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। और आप साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये मरकज में शामिल हुए थे। दिल्ली के द्वारका में डीसीपी दफ्तर के परिसर में पुलिसकर्मियों ने 2000 लोगों के लिए खाना बनाया। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों के लिए पुलिस की तरफ से खाना बनाया गया और 2000 लोगों में बांटा गया। डीसीपी दफ्तर के स्टाफ की ओर से 2000 लोगों के लिए सब्जी बनाई गई और गुरुद्वारे से 10,000 रोटियां मंगवाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटी गई। तो ऐसे लोग जो इस लॉकडाउन की स्थिति में कमा नहीं पा रहे हैं, ना कमाने की वजह से उनको खाने के लिए नहीं कुछ मिल रहा है, ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर सब्जी तैयार की जाती है, रोटियां मंगवाकर इन लोगों को जो इस वक्त पर खाना नहीं खा पा रहे, जरूरतमंद और गरीब, उनको फिलहाल खाना दिया जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल ये डीसीपी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों के लिए पुलिस की तरफ से ये खाना बनाया गया। 2000 लोगों में इस खाने को बांटा गया है। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी है। ओडिशा में भुवनेश्वर कोरोना का हॉटस्पॉट है और आने वाले सप्ताह में 5000 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। भुवनेश्वर में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में रैपिड टेस्ट करने का फैसला किया। रैपिड टेस्ट के लिए 21 केंद्रों में 21 अलग अलग टीमें भी तैनात की गई हैं। राज्य में कुल 60 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 46 सिर्फ भुवनेश्वर में ही मिले हैं। कानपुर के किदवई नगर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि लोग घर में रहने की बजाय बाहर घूम रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लोगों को बार बार समझाया गया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए घर में रहें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं है, घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। तो लॉकडाउन अगर तोड़ा जाए तो इस तरीके से कार्रवाई भी हो, क्योंकि लगातार उनको समझाया जा रहा है कि इस वक्त घर पर रहिए, इस जंग से आप लोग तभी लड़ सकते हैं जब लोगों का सहयोग हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सहयोग करने को ही तैयार नहीं है, बिना किसी काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिस को सख्त होना पड़ा है। गुजरात के मोरबी में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। मोरबी में सब्जी मंडी में लॉकडाउन की परवाह किए बिना भीड़ उमड़ी। वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। लोग एक दूसरे के पास खड़े थे और ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। कर्नाटक के हावेरी में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन तोड़ने वाले 30 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग लॉकडाउन के बीच मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे और वहां कई लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मस्जिद पहुंची और वहां से लोगों को बाहर निकाला। एक एक करके लोग बाहर निकले, जिनकी पुलिस ने लाठियों से पिटाई भी की और दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी।
यूपी के संभल में एक फैक्ट्री में काम करते हुए 45 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोप है कि लॉकडाउन के बावजूद फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री में मजदूरों से लगातार काम करवाता रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काम बंद करवाया। पुलिस ने 2 फैक्ट्री पर छापा मारा और दोनों मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे साईं धाम कॉलोनी में 25 मजदूर मिले और कागी मोहल्ला जहाँ उसका गोदाम है, दोनों जगह गोदाम है, वहाँ पे कुल 20 मिले। कुल मिला के लगभग 45 मजदूर मिले हैं। तो मजदूरों को देखा गया तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग था, काम कर रहे थे, लेकिन ये जो मालिक थे ये आपस में सोशल डिस्टेंसिंग इन लोगों का नहीं था, इन लोगों की दूरी नहीं थी, एक दूसरे के साथ सटे बैठे थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्मृति ठक्कर गुजरात की पहली प्लाज्मा डोनर बन गई हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक हुई स्मृति इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट गई। अब मेडिकल टीम स्मृति के खून के लिए प्लाज्मा को किसी और कोरोना संक्रमित को देकर उसे ठीक करने की कोशिश करेगी। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए डॉक्टरों ने स्मृति और उनके परिवार की तारीफ की। The first donor, convalescent donor for plasma therapy in Gujarat, and I congratulate her and her parents also who have permitted her to donate. इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है कि 3 मई तक किसी भी तरह की लॉकडाउन में ढील नहीं दी जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से 27 अप्रैल को बाकायदा इस बाबत समीक्षा बैठक होगी, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि दिल्ली में जो हालात है कोरोना संक्रमण को लेकर, उसके मद्देनजर दिल्ली में किसी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। तो दिल्ली के हालात को देखते हुए लॉकडाउन से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि 3 मई से पहले दिल्ली सरकार एक समीक्षा बैठक करेगी। 27 अप्रैल को यह समीक्षा बैठक होगी और दिल्ली में फिलहाल 3 मई तक किसी तरह की कोई ढील नहीं देने का फैसला हुआ है। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं और इस सबके बीच किसी तरह की ढील ना देने का फैसला ये सूत्र बता रहे हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि पहले ये इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि हो सकता है कुछ ढील मिले, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, क्या उसके मद्देनजर ये फैसला सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जिस तरह की स्थिति बनी है उसी को देखते हुए ये फैसला किया है और दिल्ली सरकार का यह कहना है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके ठीक होने की रफ्तार भी काफी तेज हुई है। और दिल्ली सरकार ने अभी एक दिन पहले ये फैसला लिया है कि दिल्ली में जो सरकारी विभाग हैं, जितने भी PSU हैं, उन सब में जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो केवल इसेंशियल सर्विसेज वाले ही लोग आएंगे। दिल्ली सरकार, क्योंकि केंद्र ने ये छूट दे दी थी सभी राज्य सरकारों को कि वो अब 20 तारीख से इसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि वो अभी केवल इसेंशियल सर्विसेज के अधिकारियों और कर्मचारियों को ही बुलाएगी। तो इसी को देख करके एक ये इस तरीके की जानकारी आई है कि दिल्ली में जो छूट होगी वो अभी फिलहाल नहीं मिलेगी, लॉकडाउन को बरकरार रखा जाएगा और तमाम तरह की जो राज्यों को अधिकार दिया था केंद्र सरकार ने कि वो 20 तारीख से पहले 20 तारीख तक अपना पूरा आकलन कर सकते हैं और जिन क्षेत्रों में कोरोना के केसेस नहीं है वहां पर कुछ सेवाओं को चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली में राजस्थान के चूरू में कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने का सामान घर घर पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से करीब 400 किलो क्वाथ मंगवाया गया और वहां लोगों को बांटा गया। कोशिश की जा रही है कि आयुर्वेदिक चीजों से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। नागपुर में पुलिस ने 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो शराब के आदी लोगों को हैंड सैनिटाइजर बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के पास से 46 बोतल सैनिटाइजर की जब्त की। लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें भी बंद हैं, जिसकी वजह से नशे के आदी लोगों ने अल्कोहल वाला सैनिटाइजर पीना शुरू कर दिया। सैनिटाइजर में 70% तक अल्कोहल होता है। गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपी नशे के आदी लोगों को अपना शिकार बनाते थे। 40% अल्कोहल होती है। इस वजह से ये शरीर के ऊपर बहुत बड़े घातक दुष्परिणाम कर सकते हैं और उसमें पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत आ सकती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, उनका लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, उनकी आंखों की नज़र जा सकती है, यहाँ तक कि पेशेंट कोमा में जाके ब्रेन डैमेज होकर मृत्यु भी पा सकता है। यूपी के पीलीभीत में मध्य प्रदेश के इंदौर से भागे लोगों को हिरासत में लिया गया। लॉकडाउन के बाद इंदौर में फंसे 19 लोग
किसी तरह लॉकडाउन तोड़कर बरेली, पीलीभीत होते हुए शाहजहांपुर की सीमा पर पहुंचे थे और वहां से गोरखपुर, महाराजगंज और संत कबीर नगर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोककर खाना खिलाया और वापस पीलीभीत भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी 19 लोगों को हिरासत में ले लिया है। यूपी के मेरठ में बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप है। मेरठ में खाना बांटने के अभियान को बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने झंडी दिखाई थी। बीजेपी सांसद ने एक एनजीओ की तरफ से बेघर और बेसहारा लोगों को खाना बांटने के अभियान को झंडी दिखाई। राजेंद्र अग्रवाल पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सरकार के आदेशों का उल्लंघन का भी आरोप लगा है।